बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। और मैं आपके साथ हूँ आपकी टीचर दीक्षा। और जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है साइंस क्लास 6। हम पहुँच गए चैप्टर 5 पे। पहले के चैप्टर्स हम कम्प्लीटली विद क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं, डिटेल में उनकी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने पीछे की वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो उनको भी कर सकते हैं अगर वो लेसन्स आपको करने हैं। ठीक है, चैप्टर 5 हम आज करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बच्चा एक अपने फ्रेंड को वीडियो को जरूर से शेयर करेगा। ठीक है, ये सीरीज इसलिए चल रही है जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं और वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो ये जो सीरीज मैंने चलाई है ये उनको हेल्प करेगी। ठीक है, तो आप बच्चों प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। ठीक है, अब हम चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम होगा आपका पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, मतलब इन क्लासेस में क्या होता है कि आपका हर एक लेसन ना, पीछे का लेसन अगले से कनेक्टेड होता है, फिर नेक्स्ट जो होता है वो उससे पीछे से होता है। तो आपको सेकंड लेसन अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट आना चाहिए, थर्ड को समझने के लिए सेकंड आना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप डेली जो वीडियो डलती है आपके लिए, आप उसको ध्यान से देखा करो। ठीक है, ध्यान से समझा करो, लेसन को समझा करो। लेसन को आप जितना अच्छे से समझ लोगे, क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए उतने ही ज्यादा इजी हो जाएंगे। और हर एक लेसन एक दूसरे से रिलेट करता हुआ चल रहा है, तो आपको पीछे के लेसन्स भी जरूर देखने पड़ेंगे। तो आप पीछे के लेसन्स को एक बार जरूर से रीड करें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स को देखें। अब देखते हैं हमारा लेसन 5, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण, ये जो मैंने आपको लिख के दिखा रखा है, ये क्या होता है कि बुक्स में थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के दी होती है। ये मैंने आपको शॉर्ट लैंग्वेज, मतलब इजी लैंग्वेज में शॉर्ट डेफिनेशन में आपको दे देती हूँ, तो ये आपके लिए इजी हो जाता है लर्न करना। ठीक है, पदार्थों का पृथक्करण, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है किसी मिश्रण से पदार्थों को अलग करना। ठीक है, मतलब 2 या 2 से अधिक चीजें अगर एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, उनको अलग करना क्या कहलाता है? पदार्थों का पृथक्करण। उनको शुद्धि या अशुद्धियों को के रूप में अलग करना, मतलब या तो हम शुद्ध को अलग कर दें, अशुद्ध को अलग कर दें, या फिर हम उनको उपयोगी या अनुपयोगी के हिसाब से अलग कर लें। ठीक है, तो ओवरऑल बात क्या है? पदार्थों का पृथक्करण का मतलब क्या है? पृथक्करण होता है अलग करना। ठीक है, तो पदार्थों के मिश्रण को अलग करना, वो किसी भी रूप में आप कर सकते हैं, शुद्ध अशुद्ध के रूप में, उपयोगी अनुपयोगी के रूप में, तो वो हो जाएगा आपका पदार्थों का पृथक्करण। अब हमारे लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हैं। ठीक है, चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को दरव से चालनित्र, मतलब छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। ये देखिए, इस तरीके से आपने सब बच्चों ने देखा होगा, घर में चाय सबके बनती है। ठीक है, इस तरीके से उसको अलग किया जाता है ना। तो ये यहाँ पहले कितने में क्या था? पदार्थों का मिश्रण था। ठीक है, चाय पत्ती भी इसके साथ थी। चीनी घुलनशील होती है, कल वाले लेसन में हमने देखा, तो वो इसके अंदर पूरी तरह से विलय हो गई और ये चाय अलग से जो चाय बन के तैयार हुई वो अलग से रहेगी। तो इस तरीके से छलनी की सहायता से हम क्या करते हैं? उनको अलग अलग करते हैं, पृथक करते हैं। पृथक का मतलब होता है अलग करना। शस्य कर्तन के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया और पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? पृथक करना, अलग करना। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। तो क्या ये सही होगा? ऐसे ही करेंगे ना। अगर आपको एक कटोरे में आम दे दी एक टोकरी में, और एक आपको सेब की टोकरी दे दी, ठीक है, और इनको बोला कि आप इनको पहले मिक्स करो और फिर इनको अलग अलग करो, तो आप इजीली उनको कर देंगे। ये देखो भाई, इस तरीके से दूध और दही का मंथन करके मक्खन निकाल जाता है। किस किस के घर में निकाल जाता है? किस किस बच्चे ने ये चीज देखी हुई है? कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, ये चीज किसने देखी हुई है? फिर है, ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों, तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? ठीक है ना, जैसे आम और अमरूद हैं, वो तो आप इजीली उनको देख सकते हो। ठीक है, आपको पता है, उनके स्वाद का भी पता है, रंग का भी पता है, शेप से भी पता लगा लोगे, सब चीजों से पता लगा लोगे, क्योंकि उनका साइज बड़ा है। अगर वो साइज में छोटे हों, जैसे कि कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक का मिश्रण
से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करना सोचना भी असंभव है। नहीं कर सकते ना। अगर बालू मिट्टी और नमक आपको मिक्स करके दे दिया जाए तो क्या आप उसको अलग अलग कर सकते हो? परंतु पहेली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। ठीक है, एक्टिविटी फर्स्ट है, सारिणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 और 3 में दिया गया है, तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम को उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग में ढंग से मिलान कर सकते हैं? तो ये देखो, ये आपको टेबल दी हुई है 5.1। तो ये देखो, ये आपको टेबल दी हुई है 5.1। हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं? जैसे चावल से पत्थरों को पृथक करना। ठीक है, उद्देश्य क्या है उसके लिए? दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। ठीक है, पृथक्कृत अवयव को हम क्या करते हैं? हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। फिर है मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, अनुपयोगी अवयव को दूर करना और हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्तियों को पृथक करना, उसमें क्या आ जाएगा? हानिकारक अवयव तथा अशुद्धियों को दूर करना। हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी टेबल 5.1। इसमें आपको बता दिया है कि क्यों हमें चीजों को पृथक करने की आवश्यकता होती, पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती। अब है, हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों को अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये ठोस, द्रव तथा गैस भी हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण को पृथक्करण कैसे कर सकते हैं जिनके गुण धर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। ठीक है, मतलब अलग अलग पदार्थों को पृथक्करण हम कैसे करेंगे। तो इस लेसन में हम सब चीजों को अलग करना सीखेंगे एक्टिविटीज की हेल्प से। 5.1 है पृथक्करण की विधियां। अब हम पदार्थों को पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। तो मैं आपको यही बताती हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो उसको आप अपने डेली लाइफ से, उसी डेली रूटीन से आप एक बार उसको रिलेट करके देखें। आपको स्टडी जो है बहुत इजी लगने लग जाएगी। जो इस लेवल के बच्चे होते हैं 5th 6th 7th 8th तक, आपकी डेली वाली जो चीजें आप देखते हैं लेकिन उनको हम देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। अगर आप उसको बुक से आपने जो पढ़ा और आपने जो देखा, अगर आप उसको रिलेट करोगे तो आपको समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। ठीक है ना। तो अब देखो, फर्स्ट आ जाती है आपकी हस्तचयन, मतलब कि हाथों से चुनकर चीजों को अलग करना, हाथों से चुनकर पृथक्करण करना या हाथों से चुनकर पदार्थों को अलग अलग करना। एक्टिविटी 2 में बताया है कि दुकान से खरीदकर अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कक्षा की सीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं। अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे और अन्य कणों को इसमें से पृथक कीजिए। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों के कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि कहलाती है। जैसे घर में जब भी आपके घर में चावल बनते होंगे तो आपने अपनी मदर को देखा होगा, है ना, वो एक बार चावल में से ये वाली जो चीजें हैं, जैसे कि कोई टुकड़ा हो गया, पत्थर का टुकड़ा या फिर कोई भूसा हो गया, उसमें कुछ भी हो गया, उसको अपने हाथ से क्या करती है? अलग कर देती है। ठीक है, तो उसको आप क्या कहोगे? हस्तचयन विधि। ये देखो इस तरह से। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपकी थ्रेसिंग। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। डंडियों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक डंडी पर अन्न कण चिपके होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर चिपके अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। कृषक अन्न कणों की डंडियों के इतने डालियों के गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? आमों तथा अमरूदों के वृक्षों को तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव है। अन्न कणों की उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। आप बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, देखा भी होगा कि किस तरीके से गेहूं, धान, बाजरा, इनको
अलग किया जाता है, ठीक है ना। एक तरफ क्या बच जाता है, भैंसों का चारा बच जाता है, और एक तरफ क्या आ जाता है, हमारा अनाज इकट्ठा हो जाता है। उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, हम थ्रेसिंग बोलते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये देखो, इस तरीके से धान को अलग किया जाता है। किस किस बच्चे ने देखा इस तरीके से धान को अलग करते हुए, वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तभी मैं कह रही हूँ, सब चीजें आपने देखी हुई होती हैं। आप स्कूल जाते हो, कहीं बाहर जाते हो, जहां भी खेत खलिहान आएंगे, आप इन चीजों को जरूर देखते हैं। बस उसको माइंड में ये लेके आया करो कि हाँ, ये मेरी बुक में भी ऐसी ही फिगर दी हुई है, तो उसको रिलेट किया करो आप, इजी हो जाएगा आपके लिए। अब थर्ड है निष्पावन। क्रियाकलाप थर्ड मतलब एक्टिविटी थर्ड में क्या है कि सूखे रेत तथा बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों में आमाप समान है? क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए। किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट से अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा, उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करना क्या कहलाता है? निष्पावन, ठीक है। देखो, ये चीज भी आपने देखी होगी, आपको की मदर को करते हुए देखा होगा। जब भी गेहूं में हल्का भूसा होता है, ठीक है, थोड़ी बहुत मिट्टी के कण होते हैं, तो वो इस तरीके से जब हम हवा चल रही हो या फिर हम हवा अपने तरीके से पंखा लगा के या कुछ भी करके हवा जनरेट करते हैं, और फिर इस तरीके से जब आप करोगे तो क्या होगा, जो भारी हो जाएगा गेहूं और ये हो जाएगी भूसी आपकी, ठीक है, भूसा हो जाएगा, तो ये उड़ जाएगा हवा के कारण और यहाँ आपका गेहूं इकट्ठा हो जाएगा। इस विधि को आप क्या बोलोगे? निष्पावन विधि। निष्पावन विधि में हवा की सहायता से अवयवों को दूर किया जाता है, ठीक है। निष्पावन का उपयोग पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण के भारी तथा हल्के अवयवों के पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया ना, ये आपका भारी हो जाएगा और भूसा हल्का हो जाएगा, तो हवा की वजह से ये उड़ जाएगा और ये नीचे एकत्रित होता रहेगा, ठीक है। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्रित हो जाते हैं, जबकि भारी अनकण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका चालन। कभी कभी हम आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, ठीक है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम छलनी का उपयोग करते हैं। उसमें आटा डालते हैं, ये देखो इस तरीके से डालते हैं ना। हम अपनी मम्मा को देखना, शाम को जब वो खाना बनाएंगी तो इस तरीके से वो छलनी में आटा डालेंगी और नीचे आटा हिलाएंगे तो नीचे आटा आ जाएगा, ऊपर आपका चोकर आ जाएगा या कुछ और अशुद्धियां अगर आटे में मिली हुई होंगी तो वो ऊपर छलनी में रह जाएंगे। तो ये भी क्या होगा? चालन इसको हम बोलेंगे, और ये हो जाएगा पृथक्करण। अब है कि आटे के छोटे कण छलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां छलनी में रह जाती हैं। प्राय आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी छलनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडिया तथा भूसे को निष्पावन और थ्रेसिंग के बाद गेहूं रह जाते हैं तो दूर किया जाता है। आपने इस प्रकार के बड़े बड़े छालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत और कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के उपयोग में लाते हुए भी देखा होगा। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक ऐसे किया जाता है, ठीक है ना। जहां भी कोई नई इमारत बन रही हो, नई बिल्डिंग बन रही हो, वहां आप देखना ये आपको दिख जाएगा। इस तरीके से क्या किया जाता है? मिट्टी में जब कंकड़ और बड़े बड़े पत्थर मिले होते हैं तो उसको इस तरीके से अलग किया जाता है। नीचे क्या हो जाएगा? आपका बालू रेत इकट्ठा हो जाएगा और इसके अंदर क्या रह जाएगा? बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर।
एक्टिविटी 4 है, कक्षा में एक छालनी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे में अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसमें आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिसकी आमापों में अंतर हो उनको पृथक किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या सीखने को मिला कि चालन विधि जो है ये, इससे अगर जैसे आटा हो गया आपका और पाउडर हो गया चौक पाउडर, तो वो तो बिल्कुल उनके जो कण हैं वो बिल्कुल बारीक हैं, तो दोनों क्या होंगे, इसमें से छन के नीचे चले जाएंगे। तो इस विधि के द्वारा हम किन को छान सकते हैं, किन को पृथक कर सकते हैं, जिनका आमाप जो हो वो सेम ना हो। जैसे कि आटा है और उसमें कुछ मोटा जैसे चोकर है वो अलग हो सकता है। यहाँ पे सीमेंट है, सीमेंट के अंदर पत्थर हैं तो वो अलग हो सकते हैं। ठीक है ना। तो जिनके आमाप सेम होंगे वो दोनों ही से छन करके नीचे चले जाएंगे। फिर आता है आपका अवसादन, निस्तारण और निस्संदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी के जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां हम कैसे पृथक करते हैं? प्राय पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल को जल में डालते हैं तब उनके ऊपर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे मिट्टी व धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं जिससे जल थोड़ा मटियाला सा हो जाता है। ठीक है। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को आप क्या बोलोगे? अवसादन। ठीक है। मतलब जब भी कोई आप मिश्रण लेते हो और उसके जो भारी जो भी पदार्थ होगा वो नीचे बैठ जाएगा तली में, तो उसको आप क्या बोलोगे? अवसादन। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को आप क्या बोलोगे? निस्तारण। आइए अब हम इन अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये देखो, ये एक गिलास है, इसमें जो भारी पदार्थ है वो नीचे बैठ गया है और ऊपर ये मटियाला सा पानी हो गया है। ठीक है ना। और ये एक में नीचे बिठा लिया इसको, और ये अब अलग अलग कर देंगे। ऊपर का पानी अलग हो जाएगा, चावल नीचे अलग से रह जाएंगे। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जा सकता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल, उनके मिश्रण में इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव में ऐसे मिश्रणों में कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे पृथक परतों में बट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? निस्तारण की विधि अपनाइए। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्संदन मतलब फिल्टर कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने से निस्तारण और निस्संदन की कौन सी विधि अच्छी है? आइए हम अपने उपयोग में आने वाले जल का उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलेय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। तो अब हम एक्टिविटी 5 देखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, गंदे पानी को साफ कैसे करते हैं वो विधि सीखेंगे। एक्टिविटी 5, तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी सी मिट्टी मिला दें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर से जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्संदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्संदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्संदक के रूप में किया जा सकता है। यदि जल अब भी पंकिल है तो अशुद्धियों को फिल्टर द्वारा
निशंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र और भी छोटी जो अशुद्धियां होंगी वो फिल्टर हो जाएंगी। फिल्टर पत्र एक ऐसा निशंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं नीचे फिगर में, आपको दिखाती हूँ मैं अभी। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दीजिए। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र से ऊपर उड़ेलते रहिए। मिश्रण के ठोस कण इनके छिद्रों से नहीं गुजर पाते और फिल्टर पत्र के ऊपर रह जाते हैं। ये देखो इस तरीके से ये आपका एक फिल्टर पेपर आता है, इसको ऐसे कीप बना के और यहाँ हम लगा देंगे छलनी में, और फिर जब आप मिश्रण को इसमें उंडेलेंगे तो क्या होगा, फिल्टर से बिल्कुल प्योर वाटर आपका जो जाएगा वो नीचे चला जाएगा और उसमें कुछ भी अशुद्धियां होंगी वो ऊपर रह जाएंगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो फिल्टर पेपर होता है उसमें बहुत बारीक कण जो होंगे वो नीचे जा सकते हैं, जो थोड़ा सा भी मोटा होगा वो आपके छिद्रों से पार नहीं होगा और वो ऊपर रह जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, आपका प्योर वाटर इकट्ठा हो जाएगा। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनमें बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्संदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इसमें पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्ने से फिल्टर करके फिर पृथक किया जाता है। देखा होगा ना पनीर कैसे बनाया जाता है, अगर नहीं भी देखा होगा तो अपनी मम्मा से पूछना, वो आपको बिल्कुल डिटेल में बहुत अच्छे से समझा देंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपकी वाष्पन और एक्टिविटी है 6। बीकर में कुछ जल गर्म कीजिए, जल को उबलने दीजिए। यदि आप निरंतर गर्म करते रहते हैं तो क्या जल भाप में बदल के अदृश्य हो जाता है। अब दूसरे बीकर के जल में 2 चम्मच नमक डालिए और अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं। विलोड़ित क्या होता है, घुमाते रहना, हिलाते रहना। ठीक है, किसी जब आप बीकर में कोई भी चीज डालते हो तो उसको हिलाते रहना होता है, विलोड़ित करना। विलोड़ित करने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं। नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए, जल को उबल कर उड़ने दीजिए। बीकर में नीचे क्या बचेगा, ये देखो इस तरीके से आप एक बीकर लेंगे और नीचे इसमें फ्लेम ऑन करेंगे। ठीक है, तो नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना। इसको आप जब कंटिन्यूसली गर्म करते रहोगे तो क्या बचेगा, पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नमक बच जाएगा। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण को जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहां पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार में नमक कहाँ से आता है। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों से भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो पता चल गया आपको, जो हम नमक खाते हैं साधारण नमक, वो कहाँ से आता है, वो समुद्र से आता है। ये देखो इस तरीके से क्या होगा, इधर ये गड्ढे से बना देते हैं और इसमें समुद्र का पानी डालेंगे। लगातार जब ये धूप में रहता है तो पानी क्या हो जाएगा, वाष्प बन के ऊपर उठ जाएगा और नीचे आपका क्या बच जाएगा, नमक। तो समुद्र के जल से नमक इस तरीके से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, फिर है पृथक्करण की 1 से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया, अभी किया ना, कितनी सारी विधियों के बारे में, वाष्पन और बहुत सारी विधियां थी ना पीछे, हस्तचयन, थ्रेसिंग, वाष्पन, ये सब। तो उसमें क्या आया कि प्राय किसी मिश्रण से उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति से हमें 1 से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अब आ जाते हैं आपका एक्टिविटी 7। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे। हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसे पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। मतलब हस्तचयन विधि से हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, रेत और नमक को, क्योंकि इनके जो कण हैं वो बहुत ही बारीक हैं। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है। इसे निस्तारण या निस्संदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या होगा, क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो आरंभ
के मिश्रण में था। अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोंटी से भाप निकलते हुए देखेंगे? ये देखो इस तरीके से। इसको आप क्या बोलोगे? वाष्पन तथा संघनन। इस केतली में आप क्या कर देंगे? नमक मिला के पानी रख देंगे और इसके नीचे फ्लेम ऑन करेंगे, इसको ढक देंगे। कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे कि केतली के यहाँ से भाप जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगी। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब आप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प में उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ये देखो इस तरीके से इसको गर्म किया। ये आपने कोई धातु की प्लेट ली, प्लेट के ऊपर बर्फ रखी, तो जब ये इसके संपर्क में आएगा, प्लेट ठंडी है और भाप क्या होती है? गर्म होती है। जब ये इसके संपर्क में आएगा तो ये भाप क्या करेंगी? ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स बनके यहाँ इस बीकर में इकट्ठी हो जाएंगी। और यही इसी तरीके का कोई रीजन होता है बारिश होने का, तो वो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपका लेवल यहीं तक है, वाष्पन और संघनन तक आप ये सीखो पहले। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? जब हम दूध को गर्म करके रख देते हैं और उसके ऊपर प्लेट रखते हैं तो कुछ टाइम बाद देखना क्या होगा, प्लेट के जो नीचे का हिस्सा होता है वो बिल्कुल पानी की बूंदों से भर जाता है। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली के पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्संदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग करके सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहेली को रेत में नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक से केवल थोड़े भाग को ही पुनः प्राप्त कर पाई। उसमें त्रुटि कहाँ हो गई? इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक और जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उडेलिए, 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से न घुल जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति उसको मिलाइए। इसी प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक डालते रहिए और उसमें मिलाते रहिए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद आप क्या पाओगे कि एक एविले नमक बच जाता है जो नीचे पानी में घुलनशील नहीं होगा और वो तली में, बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ, तो इसका अर्थ हुआ कि जब तक जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, एक लिमिट होती है किसी भी चीज को किसी में विलयन करने की, और जब ये लिमिट आ जाती है तो उसको आप क्या बोलोगे? संतृप्त विलयन। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ होगा जब पहेली ने रेत में, देखो इस तरीके से आप एक गिलास लेंगे और चम्मच की सहायता से नमक को इसमें मिलाते रहेंगे तो एक वैल्यू ऐसी आ जाएगी जहाँ पे आपका जो नमक है वो उसमें घुलना बंद हो जाएगा और इसकी नीचे की तली पर जमना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे पहेली ने क्या गलती की कि अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। एविले नमक रेत के साथ मिला रह जाता है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। ठीक है, किसी अन्य उपाय द्वारा जल को उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अत्यधिक नमक को घोला जा सकता है। आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करेंगे एक्टिविटी 9 की हेल्प से। एक्टिविटी 9 है, बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ?
क्या यह घुल गया? यदि हाँ तो इस विलयन के गर्म करने पर इससे अधिक नमक घोला जा सकता है। अब इसी विलयन को, गर्म विलयन को ठंडा होने दें। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठा हुआ दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप हमें सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। मतलब हमें एक्टिविटी 9 से क्या सीखने को मिला कि गर्म चीज में अगर हम कुछ मिलाते हैं ना तो वो ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगी ठंडे की बजाय। ठीक है, मान लीजिए ठंडे 1 गिलास पानी में आप 5 चम्मच को मिला सकते हो चीनी को, और जो आप 6th चम्मच जो डालते हो वो क्या होगी, अघुलनशील हो जाएगी और वो तली में जमना शुरू हो जाएगी। तो इसी में अगर आप गर्म पानी में मिलाते हो तो क्या हो जाएगी, क्या पता आपकी 7 चम्मच मिल जाए और 8वीं चम्मच आपकी तली में बैठ जाए। तो ये एक्टिविटी 9 से हमें पता चला कि गर्म चीज जो है वो ज्यादा मात्रा में विलय कर सकती है। एक्टिविटी 10 है, 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और उसको तब तक मिलाइए जब तक कि वह घुल न जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते रहिए। नमक के चमचों की संख्या जो घोली गई है उसको अपनी टेबल में, जो ऊपर आपको टेबल दी हुई है 5.2, इस तरीके से पदार्थ और उसमें घुलने वाले चमचों की संख्या, तो उनको लिखते रहिए। इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आप इसको जल में विलय अन्य पदार्थों में भी दोहरा सकते हैं। टेबल 5.2 में आपको यह जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों को भिन्न भिन्न मात्रा में घोलता है? हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव से घोलने में विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह एक संतृप्त विलयन बनता है। तो यहाँ आपका चैप्टर 5 जो है वो फिनिश हो जाता है, पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स और ये प्रमुख शब्द मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स मंथन, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निषंदन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेशिंग, निष्पादन, ये सब लेसन के बीच में आए थे। डिटेल में मैंने आपको इन सब को समझा दिया है। तो कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक बच्चे के साथ आपको शेयर जरूर करनी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।